बॉयज गर्ल्स फोकस करना भूल जाते हैं कि लाइक हमारे लिए अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं तो उसी तरह हमारे लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी हैं। ठीक है, मान लिया कि हम लोगों को ये कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। कम अमाउंट में रिक्वायर होने का मतलब ये नहीं है कि आप विदाउट एनी रिकमेंडेशन, विदाउट एनी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट आप मतलब खाते पीते रहें। ठीक है, टैबलेट्स फॉर्म में, कैप्सूल्स की फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, लाइक मल्टीविटामिन सर्बेक्स जी के नाम से जो बड़ा मतलब मशहूर है, बिल्कुल डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेशन के विदाउट लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, स्पेशली मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, वो यही कहते हैं कि भाई हमें किसी डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया था, हमें किसी दोस्त ने बता दिया था, भाई ये क्या है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है। ठीक है, लेकिन उसकी भी एक अमाउंट मुकर्रर होती है, हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। देखें, एक बात हमेशा याद रखें माइंड में कि दो ही चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं। ठीक है, या तो डेफिशिएंसी हो जाती है किसी चीज़ की, या टॉक्सिसिटी हो जाती है। हम इन दो चीज़ों को लेके ट्रीट कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के साथ। ठीक है। अच्छा, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। सबको ऐसे आ रही है या आप लोगों को? स्लाइड्स भी शेयर हो रही हैं, आवाज़ भी बिल्कुल ठीक है, स्लाइड्स मुझे तो शो हो रही हैं। नेक्स्ट मैम करते हैं। आपकी आवाज में जरा मसला है मैम, काइंडली वेट ले अच्छा, लो। ओके ओके, एक मिनट फिर। मैं पता नहीं घर में बात करता हूँ, मेरा बेटा आ गया। हाँ जी, आप बताएं, आवाज़ ठीक आ रही है? जी मैम बिल्कुल। हाँ जी, मैं बात कर रही थी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। विदाउट एनी रिकमेंडेशंस हम लोग ले रहे होते हैं, फोकस्ड नहीं करते, जबकि हमारे लिए जितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं उतने ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो काइंडली अब हम लोग जिंक जो है, हम सब लोग को पता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या कौन कौन से होते हैं, वाइटामिन, मिनरल्स और वाटर। ठीक है, तो अब हमारे पास विटामिन हमें पता चल गए, फैट सोलुबल विटामिन होते हैं, वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने मिनरल्स पे फोकस किया। मिनरल्स में से मैंने एक इम्पोर्टेंट मिनरल को उठाया, जिंक को। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारा का सारा गाइड करूंगी। आज के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स है उसमें उसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे जिंक के बारे में, उसके यूजेस देख लेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस पे डिस्कशन कर लेंगे, फंक्शंस उसके देख लेंगे, सोर्सेज देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें किस एज ग्रुप में कितनी अमाउंट रिक्वायर होती है। ठीक है, इस चीज पे आपने प्लीज फोकस करना है। ठीक है, और हेल्थ बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट करें। हाँ जी, हेल्थ बेनिफिट्स के बाद हम लोग डेफिशिएंसीज देख लेंगे, आया कि बॉडी में अगर डेफिशिएंसी हो रही है जिंक की, ठीक है, क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, कोई ना कोई रीजंस होती है ना, कोई कोई ना कोई वजह होती है, ऐसे तो कोई भी डिजीज नहीं हो जाती। ठीक है, बैठे बिठाए हमें कि हमें ये मसला हो गया है। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोगों ने फोकस करना हो तो उसकी काज पे। जब तक हमें उसकी काज पता नहीं होगी हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, फर्ज करें आप कोई मील प्लान तैयार करते हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आता है। ठीक है, आपको अगर सोर्सेज का ही नहीं पता तो आप उसका मील प्लान कैसे करेंगे? ठीक है, कैलकुलेशंस तो कर लेंगे, ठीक है, बीएमआई भी कर लेंगे, फॉर्मूलाज लगा के रट्टे मार के याद कर लेंगे, लेकिन जब तक आपको उस डिजीज के बारे में फुली पता नहीं होगा तब तक आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर सकोगे। ठीक है, उसके बाद टॉक्सिसिटीज, मैंने पहले भी बात की है कि हमारी बॉडी में दो ही कंडीशन होती हैं। ठीक है, या तो किसी चीज की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, या कम हो जाती है। ठीक है, डेफिशिएंसी। तो हम इन दो चीजों को ट्रीट करने के लिए सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। कभी खुद यूट्यूब से वीडियोस देख रहे हैं, कभी हम लोग खुद जिम वगैरह में जो बॉयज जाते हैं स्पेशली, वो ट्रेनर से पूछ रहे होते हैं। तो फोकस्ड किया करें कि आप डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट किया करें इस चीज के बारे में। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है लेकिन हमारे लिए ये भी काफी कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकते हैं अगर हम इस पर फोकस ना करें। उसके बाद हम प्रिकॉशंस कुछ देखेंगे, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन सेशंस का रखेंगे, उसके बाद हम फीडबैक लेंगे। अब नेक्स्ट कर दें आप। इंट्रोडक्शन, हाँ जी, इंट्रोडक्शन में यही बताया गया कि हम लोग के पास जो जिंक है वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट भी मेंशन है, वैसे आपको बता रही हूँ इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, कि आयरन के बाद ना जिंक मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी में, जो रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ रीजंस हैं। ठीक है, उस बेस पे हम लोग इसे डाइट के थ्रू ले रहे होते हैं। सोर्सेज मैं आप लोगों को बताऊंगी, नेक्स्ट मेंशन होंगे। ठीक है, अब प्लांट सोर्सेज से भी हम लोग ले रहे होते हैं, एनिमल सोर्सेज से भी हम लोग जिंक हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर दें।
अच्छा, अब हम लोग यूजेस की बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, यूजेस नेक्स्ट। जी, जी, इधर ही। हाँ, यूजेस में हम लोग देख लें सबसे पहले ज़िंक का रोल कहाँ पे प्ले है, कहाँ पे रोल प्ले कर रहा है जीन एक्सप्रेशन में। जीन एक्सप्रेशन में किस तरह से रोल प्ले कर रहा है कि ज़िंक इज़ एबल टू अल्टर एक्सप्रेशन बाय अ कंपेरेबल मैकेनिज़्म। एक मैकेनिज़्म होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो कि ज़िंक इसको चला रहा होता है। एक मेंटल ओ कंपनी इन अ साइट उन्हें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक होता है, ठीक है, उसके रेट को इंक्रीज करने के लिए ज़िंक रिक्वायर होता है। अगर हमें बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, ज़िंक की अमाउंट में ठीक नहीं मिलेगी, या हम लोग अपनी डाइट से नहीं ठीक इनटेक कर रहे होंगे, तो फिर ट्रांसक्रिप्शन रेट में कमी होगी, ठीक है, जिस बेस पे जीन एक्सप्रेशन में ना मतलब डिसमोटेलिटीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शंस में किस तरह से जिंक रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। हमारे पास जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ ग्रेटर देन 300 एंजाइम्स, ठीक है, 300 एंजाइम्स के लिए रिक्वायर होता है हमारी बॉडी में जिंक, ठीक है। तो जिंक इन प्रोटीन कैन आइदर पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन केमिकल कैटालाइसिस, ठीक है, केमिकल कैटालाइसिस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ठीक है। और किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के लिए और उसकी स्टेबिलिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास इम्यून फंक्शन आ जाता है। देखिए जब कोविड-19 आया, फोकस्ड करें, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड किया जा रहा था। जब तक कोई ना कोई मतलब वैक्सीन तैयार नहीं हुई थी, हर हर जगह मतलब कन्फ्यूजन थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। किन चीज़ों का रोल प्ले था सबसे ज़्यादा, एक तो ज़िंक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास विटामिन सी। तो ये दोनों क्या चीज़ें हैं, दोनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, तो दोनों का मेन रोल प्ले था जिंक में भी, इवन के कोविड-19 में भी। तो आप यहीं से देख लें कि जिंक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इवन के कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग बताया गया कि अगर जिंक की डेफिशिएंसी एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाए, तो मतलब एक मर्द को नामर्द भी बना सकती है, ठीक है। तो इस चीज को लेके आपने बहुत फोकस्ड करना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। जो मेरा मकसद है, मैं ज्यादा सेशंस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ही करवाती हूँ, ताकि जनरल पब्लिक को और हमारे अंडर ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर किया जाए, ठीक है। उसके बाद डीएनए की सिंथेसिस के लिए भी बहुत जरूरी है जिंक, जिंक का रोल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास वाउंड हीलिंग के लिए भी ये मजीद नेक्स्ट भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी। नेक्स्ट कर दें। हाँ जी, अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, जिंक का क्या रोल प्ले है, ठीक है। ये मैंने जैसे आप लोग को पहले बताया कि एक ट्रेस एलिमेंट है, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट है, एक मिनरल है जो कि हमें कम अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन ये हमारे पास आयरन के बाद, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है बॉडी में कंसंट्रेशन के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, बाउंड हीलिंग के लिए, जो हमने कुछ डिस्कस किया, मजीद हम लोग आगे भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर दें। हाँ जी, फंक्शंस की हम लोग बात करते हैं, फंक्शंस की, ठीक है। फंक्शंस क्या-क्या रोल प्ले करें, हम लोगों ने जैसे पहले भी देखा है, ठीक है, कि जिंक इज फाउंड इन सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। सेल में फाउंड होता है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, और ताकि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके, ठीक है, डिसमैनर्स में ना जाए। सेल डिवीजन में, जिसका मैंने अभी बताया पीछे, डीएनए सिंथेसिस, एंजाइमेटिक रिएक्शंस, वाउंड हीलिंग, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बारे में बता देती हूँ, ये पहले मैंने डिस्कस नहीं किया कि जिंक आल्सो रिड्यूस ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन एंड सिंथेसिस, ठीक है। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन की और सिंथेसिस को रिड्यूस करने के साथ साथ प्रमोट कर रही होती है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को और स्टोरेज को ग्लूकोज की, ठीक है। हम लोग को पता है कार्बोहाइड्रेट्स एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, टोटली ग्लूकोज है हमारे पास, ठीक है। दिस अकर्स प्राइमरली विया द इनहेंस्ड एक्टिविटी ऑफ की एंजाइम्स, ठीक है। कुछ की एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। उनमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये थोड़ी सी बात ना केमिस्ट्री में चली जाती है, न्यूट्रिशन से हट के, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी रखेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। फास्फोकाइनेज और ग्लाइकोजन सिंथेसेज जो होते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं जिंक के साथ मिलके हमारे बॉडी को प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए। नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट कर दें। यही है मैम। नेक्स्ट क्या था हाँ मैम? जी। जी, जी, ठीक हो गया। हाँ जी, हम लोग ने जहाँ इसके मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस देखे हैं, सेल डिवीजन होगी, वाउंड हीलिंग होगी, इम्यून फंक्शन हो गया। ज़ाहिर-सी बात है, अगर हमारी इम्यूनिटी ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है? आप लोग ने देखा होगा, मतलब जज किया होगा, फ़ोकस्ड की होगी ये बात कि जब हमारे पास कोविड-19 आया, तो
किन लोगों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ? एक तो जो बहुत ही ज़्यादा कम एज के थे, ठीक है? जो डेवलपिंग एज में थे, प्रॉपर्ली बच्चे हो गए लाइक, या जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा एज में थे, जिन्हें मतलब एक से ज़्यादा डिज़ीज़ थी, ठीक है? जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा टोटली मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होती, एज के साथ-साथ एज भी तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, तमाम ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है, हमारे ऑर्गन उस तरह से काम नहीं कर रहे होते, जिस तरह से हमारे एडल्ट एज में काम चल रहा होता है। तो इसी वजह से, ठीक है? ये उसके साथ-साथ सब चीज़ों के साथ-साथ, ठीक है? स्मेल टेस्ट में भी एक तो मेन रोल प्ले कर रहा है। अगर ज़िंक की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है? फ़र्ज़ करें अल्लाह ना करे किसी को ज़िंक डेफिशिएंसी होती है, उसे पता नहीं होता, ठीक है? तो हम जाते हैं किसी कंसल्टेंट डायटीशियन, न्यूट्रिशनिस्ट के पास, ठीक है? हम बताते हैं हमें किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा, हमें हमसे फ़ील नहीं किया जा रहा। ये कोरोना में भी उनको भी यही साइन एंड सिम्पटम्स आ रहे थे ना, फ़ोकस किया होगा आप लोगों ने, बहुत कॉमन एक बच्चे तक को पता था कि कोरोना क्या चीज़ है, ठीक है? तो फिर हमें जो कंसल्टेंट डायटीशियन, न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं, वो ना जाती हैं, क्या नाम है, वो टेस्ट के रिकमेंड करती हैं ज़िंक के ना, अगर उन्हें मतलब शक हो कि वाक़ई शायद में भी हो सकता है ज़िंक की डेफिशिएंसी हो, ठीक है? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, हर एज में ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रॉपर्ली रखने के लिए ज़िंक रिक्वायर होता है। फ़र्ज़ करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे फ़ोकस नहीं करते, ठीक है? अपनी डाइट को हेल्दी नहीं रखते, कोई ना कोई किसी न किसी ज़िंक नहीं, किसी न किसी और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो फिर क्या होगा? बेबी की ग्रोथ पे भी तो इफ़ेक्ट होगा ना, ठीक है? कोई ना कोई ऑर्गन फुली प्रिपेयर नहीं होगा, तो प्रीमेच्योर बर्थ, मिसकैरेजेज़, ये सारा कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना इसी वजह से आ रही होती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से, ठीक है? नेक्स्ट कर दें। आपके क्वेश्चंस का ना आंसर मैं लास्ट में दूँगी, जो भी कोई क्वेश्चंस कर रहा है। हाँ जी, उसके बाद एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताई हुई है, बात की गई है, अगर हम लोग ना 5 मंथ्स तक लें एट लीस्ट ना, 5 मंथ्स तक ज़िंक, ठीक है? तो ये ना कॉमन कोल्ड के रिस्क को भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम स्टार्टिंग टू टेक ज़िंक सप्लीमेंट्स, ठीक है? 24, अगर फ़र्ज़ करें अगर आप किसी न किसी को कोई कोल्ड सिम्पटम्स शो हो रहे हैं, ठीक है? उसे लग रहा है कि मुझे बुखार होगा या व्हाटएवर, फ्लू, फीवर, तो अगर हम ज़िंक सप्लीमेंट कोई लें, ठीक है? तो ये इसके रिस्क को ना, इसके सीवियर सिम्पटम्स को रिड्यूस करने में भी अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट कर दें। अब हम लोग कुछ सोर्सेज़ की बात कर लेते हैं। हम सब लोगों को पता है, ठीक है? सोर्सेज़ मैंने पहले आप लोगों को जैसे बताया कि कुछ एनिमल सोर्सेज़ होते हैं जिनसे हम लोग ले रहे होते हैं, और कुछ होते हैं प्लांट सोर्सेज़, ठीक है? लाइक एनिमल सोर्सेज़ की अगर हम बात करें ना, तो बीफ, मटन, ठीक है? लेकिन देखें, फ़र्ज़ करें आप कंसल्टेंट डायटीशियन या न्यूट्रिशनिस्ट अपने आप को ना इस चीज़ पे रख के अगर सोचें कि आपके पास कोई वेट गेन का आ जाता है, ठीक है? वेट गेन है उसका बहुत ज़्यादा, ठीक है? वेट गेन है उसका बहुत ज़्यादा, तो उसे अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप बीफ और मटन लें, ज़ाहिर-सी बात है उसमें तो फैट की अमाउंट इतनी ज़्यादा होती है, हम लोग किस तरह से मतलब, तो आप लोग को अल्टरनेटिव सोर्सेज़ का पता होना चाहिए कि अगर हम ज़िंक रिच भी तो फूड देनी है, साथ-साथ हमने मिनरल्स का भी तो ख़्याल रखना है ना, कि कोई साथ-साथ हम उसका वेट तो लॉस करवा रहे हैं, लेकिन उसे और कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो जाए। इस बेस पे हम लोग बाकी वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फ़ोकस कर लेंगे। वेजिटेबल्स की जहाँ तक ज़्यादा बात आ जाती है, आपके सामने है, ठीक है? पंपकिन सीड्स भी ज़िंक का रिच सोर्स है, स्पिनच हो गई, ठीक है? ये आप लोग के सामने है, कुछ सोर्सेज़ आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट कर दें। हाँ जी, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज़ है हमारे पास, सीड्स, ठीक है? मैंने पंपकिन सीड्स का बताया, लेग्यूम्स हमारे पास, लेंटिल्स वगैरह हो गई, शेलफिश ज़्यादा इफेक्टिव सोर्सेज़ हैं, ठीक है? एग्स वगैरह, होल ग्रेन्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स वगैरह भी, ठीक है? और नट्स वगैरह भी एक ऑथेंटिक, और उसके अलावा क्या नाम है, हेल्दी फैट में मिथ है, काफ़ी लोग सोचते हैं, कहते हैं, बात करते हैं, ठीक है? कि हम लोग वेट गेन के, हम लोग ने तो वेट लॉस करना है, ठीक है? ओवरवेट है, हम ओबीज़ में हैं, हम लोग किस तरह से मतलब कि कंज़्यूम करें ना, हम ये तो इसमें भी फैट होता है, जिस तरह आजकल सीज़न है ड्राई फ्रूट्स का, हर कोई कंज़्यूम करेगा। लेकिन बिलीव मी, आप लोग माइंड में रखें इस बात को ना, मिथ है ये एक, हेल्दी फैट है उसमें, हम लोगों ने हेल्दी फैट तो कंज़्यूम करना है, हमने ये ऐसे तो नहीं है कि हम फैट बिल्कुल कंज़्यूम ना करें, तो फिर तो हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाएगी मैक्रोन्यूट्रिएंट की, फिर हम लोगों को किस तरह से कोप अप करेंगे उसको, ठीक है? तो आपने हेल्दी फैट, बैड फैट जो होता है, बैड फैट लाइक ये जंक फूड्स और ये फ्राइज़ वगैरह हो गई, जो बार-बार एक ही चीज़ में बना रहे होते हैं, कैंसरस भी हो सकते हैं इवन के। तो इन सब चीज़ों पे ना फ़ोकस्ड करना है आपने। नेक्स्ट कर दें। हाँ जी, नेक्स्ट सोर्स पीछे वाले रह गए, पीछे करें।
हाँ जी, ये डार्क चॉकलेट का एक बताया, सम वेजिटेबल्स में मैंने स्पिनिच बताया, उसके अलावा मशरूम में भी होता है, ठीक है। रेगुलर ना स्वीट वेराइटीज जो होती हैं पोटैटो की ना, उसमें भी हो सकता है, जिंक होता है उसमें भी। अगर आपने प्लांट सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस्ड करना है तो आप ये कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दें। हाँ जी, अब हम बात करते हैं डाइटरी रेफरेंस इंटेक्स, वही जो मैंने बात की है, ठीक है, कि इन्फेंट्स हैं अगर 0 से 6 मंथ्स है तो उनकी कितनी रिक्वायरमेंट होगी। आप लोगों को ना स्लाइड्स मिल जाएगी प्रेजेंटेशन ना, जिस ग्रुप से आगे इंडिविजुअल भी अगर आप लोग लोगे तो मैं सेंड कर दूंगी, नो इशू। उसके बाद चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स की अगर बात करें एज के अकॉर्डिंग, देखें फोकस्ड करें एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। मल्टी वाइटामिन आप लोग ले रहे होते हैं विदाउट एनी रिकमेंडेशन, खा रहे होते हैं, बाद में कोई ना कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है, फिर आप लोग कहते हैं पता नहीं हम लोग ने ऐसा क्या खा लिया, ऐसा क्या हो गया, ठीक है। तो कभी भी अपनी हेल्थ के साथ ना कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी ले रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है उस बारे में तो प्लीज पहले आप लोग कंसल्ट किया करो, उसके बाद आप लोग ना मतलब कंज्यूम किया करो चीज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वैसे इस हक में भी नहीं हूँ कि डाइटरी सप्लीमेंट्स इतनी कम एज में रिकमेंड किए जाए, जितना हो सके नेचुरल सोर्सेज पर फोकस रख के, ठीक है, तब अपने आप को क्योर किया जाए, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है, ठीक है, एज भी ज्यादा होती है, हमारा डाइट इनटेक इतना होता नहीं है, या डाइटरी इनटेक हम मैनेज कर नहीं रहे होते, पुअर होता है। काफी क्लाइंट्स आते हैं बोल रहे होते हैं हम हॉस्टलाइज है, हम लोग मील प्लान पे फोकस नहीं कर सकते, हमें डाइटरी सप्लीमेंट रिकमेंड किया जाए। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो डाइटरी सप्लीमेंट्स पे वर्क कर रही हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद देखना है, ध्यान से सोचना है, खुद रिकमेंड करवाना किसी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से, उसके बाद जाके आप लोग ने लेना है, ठीक है। जितनी अमाउंट में आप लोग को रिक्वायर होगा वो आप लोग को बता देंगे, इवन के बाकायदा टाइम भी होता है कि ठीक है आप आया कि ये डाइटरी सप्लीमेंट ले रहे हो तो इसका साथ फूड का क्या इंटरेक्ट होगा, आपने फूड का खाना खाने से पहले लेना है या बाद में लेना, किस टाइम लेना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आप लोगों को कोई और नहीं बता सकता, आप लोग जब तक खुद कंसल्ट नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप लोग को नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट कर दें। अब हम लोग हेल्थ बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स में इम्यून फंक्शन का तो मैंने खैर आप लोग को पहले भी बताया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रीटिंग ऑफ डायरिया में भी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। डायरिया की अगर कोई कंडीशन है सीवियर, उसको भी ट्रीट करने के लिए WHO के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन है, ठीक है, जिंक सप्लीमेंट की। अगर अगर इन्फेंट्स में डायरिया हो ना स्पेशली, तो उनको ट्रीट करने के लिए अहम रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और बाकी जो जिंक की नीड्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए भी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इम्यून फंक्शन स्ट्रांग होगा अगर हम लोग लो लेवल लेंगे ना जिंक के, ठीक है, तो इसके इन्फेक्शन का रिस्क भी इंक्रीज होगा, लाइक निमोनिया वगैरह है ना, वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वाउंड हीलिंग है। वाउंड हीलिंग में हमारे पास स्किन को हेल्दी स्किन के लिए, ठीक है, हेल्दी स्किन के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास कुछ अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, उसमें भी हम मेन रोल प्ले कर रहे हैं। परसिस्टेंट वुंड्स जो होते हैं ना ज्यादा देर तक रहने वाले, उसमें भी रोल प्ले कर रहे हैं इम्पोर्टेंट ना। और स्किन इन्फेक्शन से बचने के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका रोल जिंक का, कि हमारी जो बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी ना हो, टोटली सही वर्क करे, ठीक है। क्रोनिक डिजीजेज जितनी भी है हमारे पास ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी क्रोनिक डिजीजेज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो स्पेशली इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है, उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है हमारे पास, ठीक है। एज रिलेटेड मैस्कुलर डिजनरेशन एक ये है हेल्थ बेनिफिट। इसमें क्या है, इसमें अकॉर्डिंग टू NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ना रिकमेंडेशन है इनकी विजन लॉस के लिए भी मेन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। जिंक डाइटरी सप्लीमेंट्स हम रिकमेंड कर सकते हैं अगर मतलब ज्यादा एज कोई है ना पेशेंट, उसकी नजर भी कमजोर है, अगर जिंक का टेस्ट करवाएं, अगर तो जिंक की डेफिशिएंसी है तो ऐसे नहीं बिल्कुल भी उठा के दे देना अपनी मर्जी से ही, बस कहीं से सुन लिया कहीं से पढ़ लिया तो उठा के दे दिया, नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। उसके बाद हमारे पास सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी, ठीक है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं मेल में, जिस तरह मैंने आपको सबसे पहले भी बताया, ठीक है, जिंक की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो एक मर्द को नामर्द भी बना सकती है। इसलिए जिंक पे बहुत ज्यादा फोकस, क्योंकि एक मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल है, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो उसके साथ ये कोई मजाक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 2018 की रिसर्च के अकॉर्डिंग ना मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जिंक, ठीक है। अदर स्पेशली मेल में सेक्सुअल डेवलपमेंट भी डिले हो सकती है अगर हम जिंक डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस में भी नेक्स्ट ओस्टियोपोरोसिस आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास क्या है, बोन फॉर्मेशन, ठीक है, इसेंशियल रोल प्ले कर रहा है बोन फॉर्मेशन में।
ये 2020 के रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बात की गई थी। और न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स हमारे पास आ जाते हैं, इसमें हमारे पास कुछ पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, लाइक जिनको डायबिटीज होती है, शुगर टाइप 2 डायबिटीज स्पेशली, ठीक है, उसमें भी अपना रोल मेन रोल प्ले कर रहा है। जिंक के भी टेस्ट करना चाहिए। जिंक डेफिशिएंसी भी हो सकती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट के साथ साथ कोई ना कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकती है। ये आप लोगों ने जब भी साइन एंड सिम्टम्स आप लोग को शो हो हल्के से तो कंप्रोमाइज नहीं करना इस चीज पे, फौरन ही अपना चेकअप करवाना है, ठीक है। अगर डॉक्टर कहें, डाइटिशियन कहें तो आप अपना टेस्ट करवाएं, ठीक है। तो साथ साथ आप लोग मतलब मैक्रो के साथ साथ कोई क्रोनिक डिजीज के साथ साथ ये ना होगा कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो जाए। वैसे हर डिजीज ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से ही स्टार्ट होती है अगर फोकस किया जाए। लर्निंग एंड मेमोरी में भी अपना मेन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। जिंक हमारे पास 2017 की स्टडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये बूस्ट किए गए थे कोग्निटिव फंक्शन के लिए। जिंक ना सजेस्ट किए गए थे कुछ पेशेंट्स को ले लें, या एक ना रिसर्च की गई थी उसके अकॉर्डिंग, जिस एमफिल में स्टूडेंट्स वगैरह रिसर्च नहीं करते उस तरह करके, उसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया था कि ये जिंक जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे उसके बाद जिंक एंड कोविड-19 की बात करें, ठीक है, ये भी जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और जो परमानेंट लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है, ठीक है, उस चीज के लिए भी जिंक रिकमेंड किया जा रहा था उस टाइम। उसके बाद हमारे पास कुछ आ जाते हैं ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अगर लाइक कोई डिजीज है उसके साथ अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, लाइक क्रोन डिजीज है, ठीक है, क्रोन डिजीज का हो सकता है काफी लोगों को ना पता, वैसे थोड़ा बता देती हूँ इस बारे में भी आप लोगों को। क्रोन डिजीज एक क्या है, हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, आईबीएस के नाम से, आईबीडी के नाम से, हाँ, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। ये क्या करती है, इन्फ्लेमेशन काज कर देती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, ठीक है। तो इस वजह से हम एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, स्वेट डायरिया हो सकता है, फटीग हो सकती है, ठीक है। वेट लॉस भी इवन के हो सकता है। और मेल अगर वेट लॉस होगा फ्रिक्वेंटली तो मेल वाली साइड पे भी बंदा जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज को फोकस करना है। वेजिटेरियन जो स्पेशली ज्यादा वेजिटेरियन, देखा ना मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जो इफेक्टिव सोर्सेज है ना हमारे पास जिंक के, वो है बीफ मटन, ठीक है। वो तो अगर एक नॉर्मल पर्सन है कंज्यूम कर रहा है हफ्ते में 2 दिन भी, ठीक है, ज्यादा एज का भी नहीं, मतलब अमूमन 40 से ज्यादा एज वालों को तो हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, ठीक, उसमें तो बिल्कुल भी फैट की रिस्ट्रिक्शन करवाई जा रही होती है, मतलब बिल्कुल भी हेल्दी फैट कंज्यूम करवाया जा रहा होता है इस वजह से। और इसमें तो वैसे भी फैट की अमाउंट ज्यादा होती है, तो हम लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को ना रिकमेंड नहीं कर सकते। तो फिर अगर तो ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है अगर आपने टोटली वेजिटेरियंस डाइट पे रहे, वेजिटेरियंस रहे, कि आपको इन फ्यूचर जिंक डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। जिससे हमारी ग्रोइंग एज है, हम अडल्ट हैं, हम सब के सब, तो हम लोग को फोकस करना चाहिए। हम अगर ले भी लेना, ठीक है, तो वेल एंड गुड, हमारे लिए कोई नहीं होगी कि हम लोग इन फ्यूचर ओबीज हो जाएं, इस तरह कोई नहीं होगा। प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमन के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। उन्हें देखे ना, बेबी की ग्रोथ के लिए हमें हर विटामिन मिनरल न्यूट्रिएंट्स हर चीज हमें ना प्रॉपर एक अमाउंट में रिक्वायर होती है, ठीक है। अगर वैसे भी हमारी जो नॉर्मल हम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होती हैं 3 मंथ्स में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर मील प्लान कर रहे होते हैं, तो साथ ही साथ हमारे पास कैलोरीज को इंक्रीज किया जा रहा था, क्योंकि बेबी को भी तो मतलब चाहिए होती है ना फीड रिक्वायर, जितनी फीमेल की है उनसे ज्यादा तो बेबी को भी है, ताकि उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपरली हो, ठीक है, प्री मेच्योर ना हो, मिसकैरेज ना हो, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है प्रेगनेंसी में भी, गेस्टेशनल डायबिटीज ना हो, ठीक है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को हर चीज पे अपने प्रॉपर एक न्यूट्रिशन बैलेंस्ड डाइट जो होती है ना, जो हम बोलते हैं आम वर्डिंग में, उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। ओल्डर इन्फेंट्स में भी लाइक उनकी तो डाइटरी इंटेक भी इतना नहीं होता, ठीक है, से ज्यादा एक से ज्यादा भी इश्यूज होते हैं, तो इस चीज में भी जरा फोकस करना है आपने। और सिकल सेल एनीमिया जो होते हैं स्पेशली एक डिसऑर्डर है, ठीक है, सब लोगों को पता होगा, इनहेरिट रेड ब्लड सेल्स डिसऑर्डर है, ठीक है। इन द रेड ब्लड सेल्स नहीं होते कि ऑक्सीजन को कैरी कर सकें हमारे ओवरऑल बॉडी में, ठीक है। तो इस चीज को भी फोकस करना है। नेक्स्ट कर दें। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास 2 कंडीशंस आ जाती हैं, एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। इसमें हम सब लोग को मे बी कुछ लोगों को ना भी पता हो, ठीक है, ये दोनों ना ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ऑपोजिटली वर्क कर रहे हैं। इसमें ये क्या हो रहा है कि एनोरेक्सिया अगर है, ठीक है, उसमें एबनॉर्मली लो बॉडी वेट है, इसमें ना मतलब जो क्लाइंट होता है ना, पेशेंट कोई भी, उसे ना बड़ा डर होता है कि भाई मैं अपना वेट गेन ना करूं, जिस तरह समझ लें कि कॉन्शियस स्टेज नहीं हो जाती, ज्यादा कॉन्शियसली हो जाता है, ठीक है, उसे बहुत ज्यादा फियर हो जाता है,
फियर हो जाता है उसे बहुत ज़्यादा कि भाई मेरा ना वेट गेन ना हो जाए। इस वज़ह से वो ना मतलब बहुत कम अपनी कैलोरीज़ इनटेक कर रहा होता है, डेली बेसिस की जितनी कैलोरीज़ होती है उतनी नहीं ले रहा होता। तो फिर मैलनरिशमेंट वाली साइड पे चला जाता है। और बुलिमिया नर्वोसा जो है वो एक ऑपोज़िट डिसऑर्डर है, वो भी ईटिंग डिसऑर्डर ही है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है ना, एक मेल हो, फीमेल हो, व्हाटएवर किसी भी एज ग्रुप का, वो ना मतलब उसे ना साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत के साथ-साथ उसे ना बहुत ही ज़्यादा काउंसलिंग ज़रूरत होती है। वो ना ज़रूरत से ज़्यादा ही अपनी डाइट ले रहा होता है, मतलब अपनी कैलोरीज़ इनटेक कर रहा होता है। फिर वो ओवरवेट के बाद फिर ओबेसिटी, ठीक है? तो फिर ओबेसिटी के बाद तो फिर आगे फर्दर और डिज़ीज़ेज़, फिर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हाइपरटेंशन होगी, इंसुलिन रेज़िस्टेंस होगी तो डायबिटीज़, ठीक है? तो वो तो समझेंगे फिर बीमारियों का घर ही बन गया, और तो कुछ नहीं हो सका। और जो क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ होती है, ठीक है? क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ में भी ज़िंक का ना लॉस हो रहा था। वो ऐसे कि जो हीमोडायलिसिस पे होते हैं ना, क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ एक लास्ट स्टेज होती है ना किडनी की, लाइक हीमोडायलिसिस पे डिपेंडेंट हो जाता है पेशेंट कोई भी हो, ठीक है? तो इतना एक तो डाइटरी इंटेक भी इतना नहीं होता, मैल एब्ज़ॉर्प्शन भी हो रही होती है, ठीक है? और हीमोडायलिसिस के दौरान ना जो ज़िंक है वो रिमूव हो रहा होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को भी ज़रा फ़ोकस्ड करना है। उसके बाद हमारे पास दोज़ हू अब्यूज़ अल्कोहल, अल्कोहल यूज़ जो करें, तो अल्कोहल का तो पता है, फिर एक तो इस अकॉर्डिंग टू इस्लामिक व्यू के से भी हमारे लिए बिल्कुल भी जायज़ चीज़ है ही नहीं, हलाल है ही नहीं बिल्कुल भी हमारे लिए। और फर्दर अगर बाकी कंट्रीज़ में यूज़ की जा रही हैं तो साथ ही साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी वो फेस कर रही हैं। नेक्स्ट कर दें। ठीक है, ये एक पिक के दौरान आप लोगों को क्लियर कट मज़ीद ज़्यादा डिटेल में नज़र आ रहा होगा, ठीक है? ज़िंक डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, एक तो हेयर लॉस भी हो रहा है, थिन हेयर हो रहे हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, ब्लड प्रेशर लेवल ज़्यादा हो रहा है, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं नेल्स पे स्पॉट, ठीक है? ड्राई स्किन, ठीक है? एक्ने वगैरह भी होती है इन क्लाइंट्स वगैरह को ना, ठीक है? उसके बाद इनफर्टिलिटी की तरफ भी जा रहे होते हैं, स्पेशली मेल की सेक्सुअल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है, आइज़ भी ड्राई, ब्लड विजन हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट कर दें। हाँ जी, अब साथ ही साथ जिस तरह हमने सिम डेफिशिएंसीज़ को देखा है, ओवरकम करने के लिए हमने देखा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। उसके साथ-साथ ही टॉक्सिसिटी, अगर ज़िंक सप्लीमेंट्स टू मच हम लोग ले रहे हैं, ठीक है? तो एक्यूट और क्रोनिक सिम्पटम्स भी कॉज़ हो सकते हैं ज़िंक की टॉक्सिसिटी की वजह से। नेक्स्ट कर दें। हाँ जी, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, सिंपल है, बहुत ज़्यादा क्रोनिक भी नहीं है, ठीक है? नोज़िया, वोमिटिंग, एपेटाइट लॉस हो रही है, ठीक है? डायरिया वगैरह, इन्फेंट्स में स्पेशली एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह, हेडेक, ये तो कॉमन साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं। कोई भी आप डाइटरी सप्लीमेंट अगर ले रहे हैं ना, तो अगर एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, ठीक है? और बिल्कुल विदाउट मतलब कह लें कि स्टॉप, नॉन स्टॉप, तो फिर ये जाके हमें पास टॉक्सिसिटी, वैसे टॉक्सिसिटी रेयर ही है, टॉक्सिसिटी ना ज़्यादा मिनरल्स की नहीं होती। ठीक है, डेफिशिएंसीज़, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ ज़्यादा फ़ोकस्ड की गई हैं, ठीक है? इम्यून सिस्टम, इम्यून फंक्शन भी ना रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, बजाय ये कि इम्यून फंक्शन हमारा प्रॉपर्ली वर्क करे, ठीक है? तो वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हैं, वो भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट कर दें। ये हम आप लोग देख सकते हो, आप लोग के सामने ही है, ठीक है? एक तो ज़िंक डेफिशिएंसी में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, ब्रेन किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है? थाइमस किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है, स्किन किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है? उसके बाद ज़िंक अगर हम ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है? ब्रेन किस तरह से, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या-क्या, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मैंने साइन एंड सिम्पटम्स बताए हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, ज़ाहिर-सी बात है, 24 घंटे हमने 3 टाइम खाना खाना है, 4 टाइम खाना खाना है, 5 टाइम खाना खाना है, तो हम लोग मेन रोल क्या है स्टमक का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, ठीक है? तो फिर जो साथ ही साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस आएँगी ना, अगर हम लोग फ़ोकस्ड नहीं करेंगे तो, कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, बस जो आया खा लिया, बस जैसे आया, नहीं सोचना कि हम क्या सोर्स कंज़्यूम कर रहे हैं, ठीक है? हमें ये चीज़ खानी चाहिए, इतनी अमाउंट में खानी भी चाहिए, नहीं हम कैन्ड फूड्स ले रहे होते हैं, हम उसकी एक्सपायरी डेट्स वगैरह नहीं देख रहे होते, तो प्लीज़ बी फ़ोकस्ड अपने हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी हर टाइम कॉन्शियस होके चला करें हेल्थ को लेके स्पेशली, क्योंकि अब कहते हैं ना कि वो जान है तो जहान है, बिल्कुल वही हिसाब है। ज़रा-सा भी कुछ होता है तो फिर हम लोग उठने के भी काबिल नहीं रहते। इससे पहले ही हम ख़्याल रख लें। एक तो पाकिस्तान में एक तो सबसे बड़ा अलमिया ये है, जब कोई डिज़ीज़ हो जाती है, लास्ट स्टेज होती है, तब हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स के पास भाग रहे होते हैं, बजाय ये कि पहले साइन एंड सिम्पटम्स शो हो रहे हैं, पता चल रहा है आप लोगों को। प्लीज़ माइक ऑफ करें। हाँ जी, तो उसके बाद लास्ट स्टेज में जाके पता चलता है कि हाँ जी, ये हमें डिज़ीज़ हुई थी और अब ये सब कुछ हो गया हमारे साथ, ठीक है? बजाय ये कि पहले अगर हल्का-सा भी कुछ है आप लोग को
फील हो रहा है कि चेकअप करवाना चाहिए तो आप लोग तब भी जाके कंसल्ट कर लें, ठीक है, उसी डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अब तो हर डॉक्टर्स अवेलेबल है पाकिस्तान में भी, हर डिजीज का अलग अलग, तो इजीली आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कर दें। हाँ जी, प्रिकॉशंस एंड वार्निंग्स आ जाती हैं इसमें ना हमारे पास कुछ, ठीक है, इस चीज़ में हमें फोकस करना होता है स्पेशली। ये तो प्रेगनेंसी में, ठीक है, क्या होता है कि सेफ है, ठीक है, अगर हम रिकमेंडेड अमाउंट में ले रहे हैं ना देन सेफ है, ठीक है। अगर 18 एज में कोई है तो उसे 40 mg पर डे ना जिंक डेली रिक्वायर होता है बस, ठीक है। अगर 18 से ज्यादा हैं, 18 से ज्यादा एज ग्रुप की जो भी हैं, लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं या प्रेग्नेंट हैं जो भी, ठीक है, उन्हें 34 mg डेली ना रिक्वायर होता है। उसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं स्पेशली, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं तो हाई डोजेस तो बिल्कुल टोटली अनसेफ है, ठीक है, हाई डोजेस की तो बात ही हम नहीं करें। 18 इयर्स की अगर है तो 40 mg ऑफ जिंक डेली, अगर 14 से 18 इयर्स तो 34, सेम रिक्वायरमेंट है, जितनी प्रेगनेंसी की बताई है ना उतनी ही ब्रेस्ट फीडिंग की बताई है। उसके बाद हमारे पास चिल्ड्रन की बात करें, ठीक है, जिंक इज लाइकली सेफ व्हेन टेकन बाय माउथ, अगर हम माउथ के थ्रू टैबलेट फॉर्म वगैरह में ले रहे हैं, ठीक है, तो डेली डोसेज जो जिंक की है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। 0 से 6 मंथ्स का अगर इन्फेंट है ना बेबी तो 4 mg तक, और अगर 5 mg 7 से 12 मंथ्स का ओल्ड है बेबी तो 5 mg। उसके बाद हमारे पास 1 से 3 इयर्स ओल्ड है तो ये 7 mg, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 से 8 इयर्स है तो हमारे पास हो गया 12 mg, ठीक है। 9 से 13 इयर्स का होगा तो 23 mg पर डे ना। उसके बाद 14 से 18 इयर्स ओल्ड होगा चिल्ड्रन तो वो हमारे पास 34 mg, ठीक है। मैम ये 2 मिनट और रहते हैं हमारे पास। अल्कोहल, एक मिनट, अल्कोहल दोबारा फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर ना क्वेश्चन सेशन रख लेंगे, ठीक जी है। जी मैम। हाँ जी, यस ठीक मैम, हो हम गया। क्वेश्चन आंसर्स के लिए ना सेकंड लिंक शेयर करेंगे, जिसका कोई हाँ भी जी, क्वेश्चन हो, किसी ने मैम से कोई कुछ ठीक। भी पूछना हो, वो सेकंड लिंक से ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा हाँ जी, जिसने सिर्फ नॉलेज गेन करना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है अगर, तो आप इस सेशन के बाद अगर दोबारा ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप बेशक ना करें, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक हो गया। मैं ये आप लोगों को बताती, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर अगर कोई है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम की जा रही है तो हमारे पास जो जिंक की एब्जॉर्प्शन होती है ना वो इफेक्ट कर रही होती है, वो ठीक अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। और सर्जरी फॉर वेट लॉस, ठीक है, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करती हूँ, खैर 2 मिनट रहते हैं। कि एक तो BMI हम कैलकुलेट करते हैं ना, जब 24.9 आए तो हम कहते हैं ठीक है नॉर्मल है, 25 से अबव आ जाए BMI, बॉडी मास इंडेक्स, तो ओवरवेट में, ओवरवेट के बाद 3 कंडीशन ऐसी आती हैं, ओबेसिटी ग्रेड 1, 2 और 3 में क्या होता है कि 40 kg मीटर स्क्वायर BMI होता है, ठीक है। उसके बाद बेड्रियाटिक सर्जरी होती है, एक सर्जरी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बकायदा, जनरल हॉस्पिटल में मैं कर रही हूँ ना एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे भी डिपार्टमेंट है प्रॉपर, तो वो एक सर्जरी करवाई जाती है। उसके दौरान भी ना जिंक की अब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो रही होती है, जिंक की डेफिशिएंसी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। किडनी डिजीज का भी जैसे मैंने पहले आपको बताया, क्रोनिक किडनी डिजीज में, और वेजिटेरियन भी जो हैं लोग, ठीक है, तो वो भी इसी तरह से इफेक्ट हो रहे होते हैं। अगर टोटली वेजिटेरियन है, ये हमारे पास एनिमल सोर्सेज कंज्यूम ही नहीं कर रहे जिनमें जिंक की अमाउंट ज्यादा है, तो भी जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। अब आप लोग सारे दोबारा ज्वाइन करें, फिर हम लोग ना नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन सेशंस का आंसर रखते हैं।